गुड मॉर्निंग टेंथ। हिस्ट्री एसएसटी का एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा उलझा देता है। जितनी बार पढ़ो उतना बार कम लगता है ये। तो आज का जो टॉपिक है इसी तरह से एक पार्टिकुलर टॉपिक हम लेकर के आए हैं आप ही के कमेंट के आधार पे। चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप से एक टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। ये टॉपिक है जिसमें बाल्कन्स के बारे में पढ़ने वाले, ज़्यादातर बच्चे इसको बाल्कन्स के नाम से ही याद रखते हैं। तो यही टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेना चाहिए इस टॉपिक को समझने से पहले। देखो पूरे के पूरे यूरोप में हम जो इस पूरा चैप्टर पढ़े हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप, इस पूरे चैप्टर में एक ही टॉपिक मतलब बार बार रिपीट हुआ है। जर्मनी हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, पोलैंड हो या ग्रीक, हर कंट्री के माध्यम से एक ही चीज़ रिपीट हुआ है बार बार, नेशनलिज्म। मतलब लोगों के अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नेशंस कैसे बने, यही पूरा चैप्टर में चला था। बट लास्ट लेसन आते आते ये दिख रहा है कि ये नेशनलिज्म कन्वर्ट हो गया इंपेरियलिज्म में। तो पहले तो ये जानना बनता है कि ये इंपेरियलिज्म जो शब्द है, इंपेरियलिज्म होता क्या है। तो इंपेरियलिज्म क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग वंस ऑन कंट्रीज टेरिटरी और बाउंड्री। जब कोई कंट्री अपने क्षेत्र का या अपने बाउंड्री का विस्तार करता है, फैलाता है, दूसरे के कंट्री के बाउंड्री को अपने हिस्से में मिक्स करके, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंपेरियलिज्म। ऐसे इसका हिंदी शब्द देखोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। हिंदी में इसी को कहा जाता है साम्राज्यवाद, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो जो यूरोप क्या कर रहा था, फाइट कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था नेशनलिज्म को अचीव करने के लिए, वहां पे ये इंपेरियलिज्म की शुरुआत होने के पीछे का कारण क्या और कैसे शुरू हुआ। इंपेरियलिज्म की शुरुआत का काउज माना जाता है किसे? बाल्कन्स का। मेजर रूप से ये बाल्कन्स ही क्षेत्र ऐसा है जो माना जाता है इंपेरियलिज्म का शुरुआत होने का सबसे बड़ा कारण। और ये शुरू होता है 1871 में, मतलब 19th सेंचुरीज के एंड में ये इंपेरियलिज्म वाला जो टर्म था वो शुरू हो गया था। और शुरू होने का मतलब सोर्स माना जाता है बाल्कन्स को। तो पहले बाल्कन्स जान लीजिए। बाल्कन्स क्या है? बाल्कन क्या है? एक रीजन है, अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पे जोग्राफिकल मतलब जो जमीन है, जोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो, और साथ ही साथ जो कम्युनिटीज है, एथनिक है, ये वेरिएट है। मतलब एक नहीं बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे आप देख लो बाल्कन्स में कितने स्टेट्स आते थे मॉडर्न डे का। रोमानिया 1, बुल्गारिया 2, अल्बानिया 3, ग्रीक 4, मैसिडोनिया 5, क्रोएशिया 6, बोस्निया हर्जेगोविना 7, स्लोवेनिया 8, सर्बिया 9 एंड मॉन्टेनिग्रो 10। लगभग 10 राज्य को मिला के एक क्षेत्र बन रहा था बाल्कन्स। और इतने बड़े रीजन पे, इतने बड़े क्षेत्र पे एक एम्पायर का कंट्रोल था। एम्पायर का नाम है ऑटोमन एम्पायर। और इस पूरे क्षेत्र में जो एथनिक कम्युनिटीज थी उन्हें एक नाम से जाना जाता था, उन्हें कहा जाता था स्लाव्स। तो ये ऑटोमन एम्पायर जो था, इसकी पकड़ जो थी इस पूरे क्षेत्र में कमजोर हो रही थी। कमजोर होने का कारण क्या था कि पूरे यूरोप के अंदर ये वाला टर्म भी अब फैल चुका था, रोमांटिसिज्म। आपको याद है रोमांटिसिज्म क्या होता है? रोमांटिक इमेजिनेशन क्या होता है पता है? चलो रिपीट कर दे रहे हैं। अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थ्रू कल्चर लाइक म्यूजिक, डांस, फॉकटेल्स, स्टोरीज एटसेट्रा। जब ऐसा नेशनलिज्म का ऐसा फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग अगर कल्चर के माध्यम से क्रिएट किया जाए तो उसे कहा जाता है रोमांटिसिज्म या रोमांटिक इमेजिनेशन। तो इस पूरे स्लाव्स ग्रुप्स पे बाल्कन वाले क्षेत्र में रोमांटिक इमेजिनेशन का इफेक्ट रहा। तो वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे। और ये ऑटोमन एम्पायर का जो पकड़ था वो स्लोली स्लोली कमजोर हो रहा था। हालांकि ऑटोमन एम्पायर ने इसको प्रयास किया कंट्रोल में करने के लिए। जैसे इसने जो भी मॉडर्नाइजेशन सिस्टम था, ठीक है, जो भी चाहिए था रिवॉल्यूशन के बाद जो देशों को चाहिए था, वो मॉडर्नाइजेशन सिस्टम को इस ऑटोमन एम्पायर ने अडॉप्ट किया। उसके बाद भी ये बाल्कन रीजन क्या कर रहा था, कमजोर पड़ रहे थे, धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे। हालांकि बाल्कन रीजन में रहने वाले जो एथनिक कम्युनिटीज था, जो नेशन था, वो क्लेम किया करता था कि हम पहले स्वतंत्र थे, बाद में ऑटोमन एम्पायर ने हमें अपने अंडर में कंट्रोल में लिया, यानी हम स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। और इस बाल्कन रीजन में जितने भी राज्य थे, जो 10 राज्य आपको दिख रहा है, किसी भी राज्य का एक दूसरे से नहीं बनता था। मतलब चाहे रोमानिया हो, बुल्गारिया हो, कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य का एक दूसरे से नहीं बनता था। और वो चाहते थे दूसरा कंट्री को
दूसरा राज्य को हरा करके वो अपने राज्य में मिक्स कर ले। मतलब हर राज्य चाहता था कि उसकी बाउंड्री जो हो दूसरे बाउंड्री में मिक्स हो जाए। यही तो है इंपेरियलिज्म। जब एक राज्य अपने बाउंड्री को विस्तार करे दूसरे को हड़प के तो उसे इंपेरियलिज्म कहा जाता है। और ये बाल्कन वाले रीजन में यही चल रहा था। और इस चीज में इंटरफेयर करने वाला ग्रुप है यूरोप का मेजर पावरफुल ग्रुप। कौन कौन है? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये लोग इंटरफेयर किए। इन्होंने क्या किया? जैसे इमेजिन, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करो। जैसे सपोज दैट, मान लो कोई एक कंट्री है, ठीक है, छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। मान लो एक कंट्री है रशिया, यही, ठीक है। अब इसके बाउंड्री पे मान लो कोई एक स्टेट आ जाता है, तो ये क्या कर रहा है? इस स्टेट को सपोर्ट कर रहा है ताकि क्या कर सके, ये स्टेट जीते और इसके हिस्से में मिल जाए। और ऐसा करते करते क्या हो रहा है, ये सारा मेजर कंट्रीज वहां पे बाल्कन रीजन में स्टेट को सपोर्ट करना शुरू किए और आपस में लड़ना शुरू किए। और यही लड़ाई जो था फाइनली एक रूप ले लिया वर्ल्ड वार फर्स्ट का, जो हम लोग जानते हैं 1914 से 18 के बीच में हुआ। और इंपेरियलिज्म का ये सबसे भयंकर रूप माना जाता है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और उसके बाद धीरे धीरे ये इंपेरियलिज्म की टर्म टूटी, कलोनलिज्म भी टूटा और बहुत सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए, तो वो बहुत बात की टॉपिक बन जाती है। यहाँ तो बस एक ही टॉपिक देखना था कि यूरोप में इंपेरियलिज्म की शुरुआत होने के पीछे बाल्कन का हाथ कैसे है, बाल्कन को ही इंटेंस रिवलरी का सेंटर क्यों कहा जाता है, खास करके यूरोपियन पावर्स का, वही देख रहे थे। ये सारा राज्य को कब्जा में करने के लिए यूरोपियंस आपस में क्या कर रहे थे? फाइट कर रहे थे। तो ये आपका था बाल्कन रीजन। ऐसे ही अगर और कोई टॉपिक आपका टफ हो, एसएसटी के चारों बुक में कहीं भी लग रहा हो कि ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और शेयर कीजिए। हम क्या करेंगे, उस टॉपिक पे ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बना करके लाएंगे। और आपके लिए अभी ज़्यादा सूटेबल यही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, टॉपिक कवर करो। बुक नहीं पढ़ना है, अब बुक पढ़ने का समय खत्म हो गया आपके लिए। अब क्या करना है, आपको टॉपिक कवर करना है। जो टॉपिक कमजोर लगता है उसे नोट्स से पढ़िए, उसे बुक से जाकर पढ़िए, टीचर से डिस्कस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिए। यही आपका परसेंटेज राइज करवाएगा। तो चलिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो क्लिप का। दैट्स ऑल।